चाहता हूं साहिल कि कुछ क्वेश्चंस बताइए जो आपसे पूछे गए। सबसे पहले मैंने एंटर किया और एंटर करते ही उन्होंने बोला आइए बैठिए, कैसे आए हैं ये पूछा मुझसे। अच्छा। और उसके बाद पूछा कि आपके साथ कौन आया है, तो मैंने बताया भैया आए हैं। अच्छा। तो फिर बोला भैया क्या करते हैं, तो मैंने बताया टीचर है। तो फिर उसके बाद उनका पहला ही क्वेश्चन था कि दूसरा सवाल कि कोचिंग का क्या रोल है या आपकी तैयारी में कोचिंग का क्या रोल था, वो दो सवाल। मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रशासनिक शब्दावली आपने प्रशासनिक शब्दावली में लिखी थी या आम जो भाषा है हिंदी उसमें लिखा था? नहीं सर, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, उन अप्स एंड डाउन से लड़ना भी हम सिखाते हैं, उन अप्स एंड डाउन्स पे मैनेज करना भी हम सिखाते हैं और उस पे पढ़ाई आपकी बाधित न हो ये तरीका भी हम सिखाते हैं। सफलता का श्रेय माता पिता को और ईश्वर को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी में जब भी कोई स्ट्रगल रहता है, वो काफी बड़ा स्ट्रगल था, एक लंबी लड़ाई थी एक। हाँ बिल्कुल। एक हमेशा से एक पेंडिंग था कि हाँ माता पिता भी चाह रहे हैं कि अच्छा ये होना चाहिए। और साहिल ने इस बार झंडे गाड़े हैं। बात मैं इनको बार बार कहता हूँ, कि यार एक किताब को 20 बार पढ़ो। हाँ हटाओ, पढ़ लेंगे, सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, जो आता है वो तुम्हें हर हाल में आएगा। तुम अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बीच में खड़े होकर जो सवाल आता है वो आता है। पानीपत की लड़ाइयां अगर डेट याद है तो याद है, भूल नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं आता है वो क्यों नहीं आता, एक बड़ा सवाल है। अच्छा ठीक है, आइए एक वीडियो शूट करते हैं, हमारे बच्चों को आपके अनुभव का लाभ मिले। तो मैं बार बार कह रहा था आपसे कि यार कुछ भी कर लो, सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक काम करना, पेपर के सारे सवाल आपने निपटाए हैं। सर सारे क्वेश्चन मैंने किए थे। सारे क्वेश्चन किए, मैंने पहले कहा था सारे क्वेश्चन किए। जैसे आप बाहर रह रहे तो मम्मी, अच्छा एक बात और है, घर वालों का रोज फोन आता है, इस बार हो जाएगा। ये फोन कितनी बार आता था ये बताइए? हाँ, तबीयत का ध्यान रखना, हाँ, खाना पीना का ध्यान रखना, और इस बार हो ही जाएगा। कि अब क्या जवाब दे, वो दबाव क्या है वो मुझे बताइए। बस एक ही होता, अंदर से होता था कि यार इस बार फिर उससे पूछेंगे। हाँ, इस बार फिर से एक या फिर ये क्वेश्चन पूछ ना लें। हाँ। कि अच्छा रिजल्ट आ गया क्या, मेंस का रिजल्ट आ गया क्या, यार पेपर कैसा हुआ आज का? पेपर कैसा तो हुआ? ये पूछ ना ले, घर पे ना कोई। आइए साहिल, बहुत बहुत बधाई आपको। ये हमारे विद्यार्थी रहे हैं साहिल, और इनका जो है चयन हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2024 के परीक्षा में, और आप बने हैं असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। बहुत सारा आशीर्वाद। और भाई मुंह मीठा कराया जाए, ये लीजिए, ये रैप पर हटा दिया जाए। हाँ ये लीजिए, आपका परिचय करा दूं। ये हमारे विद्यार्थी रहे हैं और साहिल इनका नाम है, और साहिल ने इस बार झंडे गाड़े हैं। साहिल ने असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स ये पद प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, यूपी पीसीएस में चयनित हुए हैं। तो आइए हम लोग बात करेंगे आज साहिल से, जानते हैं कि ये कितना मुश्किल सफर था, जिस मंजिल पे आप आज खड़े हैं उसके लिए कितनी मेहनत की। हम लोग बताते रहते हैं बहुत सब बातें, लेकिन समस्या ये है कि आप लोग को टीचर की बात पे बहुत भरोसा होता नहीं है। आइए टॉपर से जानते हैं कि उनका ये सफर कैसा रहा है। तो साहिल बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, आशीर्वाद। थैंक यू सो मच सर। मेरा पहला सवाल है कि इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? सर मैं सफलता का श्रेय माता पिता को और ईश्वर को देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी जर्नी में जब भी कोई स्ट्रगल रहता है, वो काफी बड़ा स्ट्रगल था, एक लंबी लड़ाई थी एक। हाँ बिल्कुल। एक हमेशा से एक पेंडिंग था कि हाँ माता पिता भी चाह रहे हैं कि अच्छा ये होना चाहिए। मैं भी बचपन से बहुत टाइम से ड्रीम में है मेरा कि सिविल सर्विसेज होना चाहिए, तो मैं इसलिए उनको ही ये श्रेय देना चाहता हूँ जी। मैं अपनी सक्सेस का श्रेय माता पिता को देना चाहता हूँ, ईश्वर को देना चाहता हूँ, साथ ही आपको, तो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहे। उसके साथ ही जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, तुरंत आपने रिप्लाई किया, चाहे कॉल पे हो, चाहे वीडियो कॉल करके बताना हो, या फिर ऑडियो मैसेज करके, आप कितना भी बिजी रहे हो तो आपने मुझे बताया। तो ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा साबित हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है। दरअसल मेरे सारे बच्चे जानते हैं कि मैं चाहे जितना बिजी रहूं, लेकिन मैं बच्चों के मैसेज का रिप्लाई करता हूं। बाकी मैं किसी और के मैसेज का रिप्लाई करूं ना करूं, जमाने को बड़ी शिकायतें हैं कि आप मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, लेकिन ये शिकायत मेरे बच्चों को नहीं है कि हाँ मैं मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। ये बड़ी अच्छी बात है। मेरा अगला सवाल है, देखिए सवाल जवाब जैसा कुछ है नहीं, एक फॉर्मल सी बातचीत है हम लोगों की, ताकि मैं बता पाऊं कि हाँ एक कैंडिडेट की जर्नी होती कैसे है। तो सबसे पहले साहिल मेरे बच्चों को बताइए कि प्रीलिम्स कितना मुश्किल रहता है, कितना चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि पहला पड़ाव वही है। प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ तो आप यहां तक पहुंचेंगे, इस पोडियम तक आप पहुंचेंगे। बिल्कुल सर।
तो प्रीलिम्स कितना रहता है और क्या करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए? बिल्कुल सर। प्रीलिम्स, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ऐसे देखते हैं ना कि प्रीलिम्स निकाल लिया, फिर मेंस के लिए हम लोग तो पढ़ लेंगे बात को, बट एक वो जर्नी है ना पूरा कंप्लीट, जब तक हम नहीं पढ़ेंगे प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ में कोऑर्डिनेट करके पढ़ना पड़ेगा। और उसके लिए ज़रूरी होता है ना स्टैंडर्ड्स बुक्स हम लोग पढ़ें, जितनी भी स्टैंडर्ड्स बुक, चाहे पॉलिटी की बुक हो, इकोनॉमी की बुक है या फिर हिस्ट्री की है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड्स बुक्स पढ़ें, उसके साथ में क्वेश्चन सॉल्व करें। जैसे आपका एक नोट्स है, हाँ, हैंड रिटन नोट्स है, जैसे माइक्रो नोट्स बना लें, जैसे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं अपने आप बना लें, अगर बना पाए, नहीं बना पा रहे जो बना बनाया मिल रहा है वो ले लें। उसके साथ में जैसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जितने ज़्यादा लगा पाएँ, जैसे मुझे याद है कि आपका शायद 1000 क्वेश्चन टाइप का कुछ हाँ, हिस्ट्री का है, हाँ, हिस्ट्री का है, आपने मुझे भेजा था एक बार, हाँ, तो मैंने उसको अच्छे से सॉल्व किया था वो। तो घटना चक्र के साथ साथ भी घटना चक्र भी लगाया, लेकिन उसके साथ साथ आपका जो नोट्स था वो भी मैंने उसको यूज़ किया। तो ये रहता ना कि अपना एक प्रैक्टिस होता जाता है, साथ में अपने आप का पता चलता रहता है कि कितना हम कहाँ पे हैं, और उसके थ्रू हम और प्रैक्टिस कर पाते हैं। यही बात मैं इनको बार बार कहता हूं, कि यार एक किताब को 20 बार पढ़ो। इनको मैंने बार बार कहा है, आप लोग को भी कहा होगा क्लास में, मुझे याद है ऑफलाइन में जब हम लोग पढ़ रहे थे, मैंने बार बार कहा था कि यार मेरे नोट्स के बाहर कुछ नहीं आएगा। और आपने एग्जामिनेशन हॉल में महसूस किया होगा कि उस नोट्स के बाहर प्रीलिम्स में कोई सवाल नहीं था। साथ ही जब से मैं कहता हूं कि यार देखो पीटी तब होगा ना जब कम से कम 10-12 हजार सवाल सॉल्व करोगे। एक एक विषय पे 1500-2000 सवाल सॉल्व नहीं करोगे, नहीं होगा पीटी। अकेले मॉडर्न हिस्ट्री पे ये जो 1000 सवाल बता रहे हैं, वो अकेले मॉडर्न हिस्ट्री पे वो 1000 सवाल थे जो सॉल्व मैंने उस समय शायद सबको दिया था, पूरे बैच को दिया था कि वो उसको सॉल्व कर जाइए। कुछ बच्चे उस बात को गांठ बांध करके करते हैं और कुछ कहते हैं अरे हाँ हटाओ, पढ़ लेंगे, सिलेक्शन तो ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा और अक्षरशः उसका पालन करना पड़ेगा। टेस्ट सीरीज वगैरह कितना हेल्पफुल रहता है? टेस्ट सीरीज सर हेल्पफुल रहता है अगर उसका हम असेसमेंट भी करते जाएं साथ में, जिसे मैं पोस्टमार्टम कहता हूं, वो करते जाएं। तो क्या है एक बार बताइए, आप बताइए कि हाँ असेसमेंट कैसे करते हैं आप? तो जैसे 100 क्वेश्चन है अगर टेस्ट में, तो 100 क्वेश्चन लगाए, जरूरी नहीं है आपको सारे क्वेश्चन आते ही होंगे। बिल्कुल, उसमें ये होता है कि हो सकता है 30 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, हाँ, और हो सकता है 30 में से और हो सकता है 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़े थोड़े आ रहे हैं, हाँ, और 50 क्वेश्चन हो सकता है आपको आ रहे हैं। बिल्कुल, उनमें भी कुछ मॉडर्न, कुछ मॉडरेट होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ टफ होंगे। तो इजी वाले हैं चलो वो तो हो जाएंगे, बट जो टफ वाले क्वेश्चन होते हैं, तो टफ वाले क्वेश्चन का अपना एक नोट्स बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो, तो वो एक बेहतर रहता है कि अच्छा हाँ ये हम फिर से रिवाइज कर लेंगे। उसके साथ में जो ऑप्शंस रहते हैं, ऑप्शंस को बेहतर तरीके से पढ़ें, क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ सके। टफ क्वेश्चन में सबसे अच्छा तरीका होता है कि कितनी बार पढ़ सको, बार बार पढ़ के बार बार फिर करके देखो, तो वो एक हेल्प करता है। और उसके साथ में अगर कोई है तो उसके साथ में उसको डिस्कस कर लें, तो ये सबसे बेहतर होता है सर। हाँ एग्जैक्टली। बट देखिए मैं आपको बार बार यही कहता है कि पोस्टमार्टम करो यार, तुम्हें जो आता है वो तुम्हें हर हाल में आएगा। तुम अमेरिका और ईरान की लड़ाई के बीच में खड़े होकर जो सवाल आता है वो आता है। पानीपत की लड़ाइयां अगर डेट याद है तो याद है, भूल नहीं जाओगे, ठीक है। लेकिन जो नहीं आता है वो क्यों नहीं आता, एक बड़ा सवाल है। वो कैसे आएगा, क्या करें उसके लिए? तो पहले जड़ समझिए कि क्या नहीं आता है। कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, फैक्ट में दिक्कत है। अगर दिक्कत फैक्ट में है तो एक मैंने कई बार कहा यार, एक दीवार पर, आपको भी मैंने बताया होगा कि यार दीवार पे फैक्ट लिख करके चिपका लो। ये सबसे अच्छा और जितनी बार चाय पी रहे हो दिन भर में, जितनी बार पानी पी रहे हो, उसको एक बार पढ़ जाओ यार, चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है। ये यहां जो लोग खड़े हैं ना, इन्होंने इन बातों को बड़े गौर से सुना है, और केवल सुना नहीं है, उन बातों पे अमल किया है। अब आपको सोचना है कि हाँ उन बातों पे अमल करना है, या जिस मौज में हम पढ़ाई कर रहे हैं उसी मौज में उसी तरह से पढ़ाई करना है, या कुछ बदलना है अपने आप को। एक बात और बताइए मुझे कि मेंस पे, आपने मेंस में एक तो होता है कि भाई टाइम मैनेजमेंट, कंटेंट मैनेजमेंट और प्रेशर मैनेजमेंट, ये तीनों है। मैं चाहता हूं कि आप तीनों पे थोड़ा बताएं हमारे बच्चों को कि कैसे आपने मैनेज किया। और मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, अभी ऐसा नहीं, हम लोग पहली बार ही इंटरव्यू के बाद इनका रात में मेरे पास मैसेज आया था, लगभग 12-12:30 बज रहा होगा सिलेक्शन के बाद, कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। और उस दिन इत्तेफाक से मैं निशाचर प्राणी नहीं हूं, मैं इतनी रात को जागता नहीं हूं, लेकिन अक्सर हफ्ते में 3-4 दिन मैं पूरी रात जाग करके काम करता हूं। मैं नोट्स लिख रहा था, ठीक है। वो नोट्स में जिस नोट्स की बात कर रहे हैं उसको फिर लगातार बार-बार करंट के साथ अपडेट करना पड़ता है, बार-बार नए पैटर्न के साथ अपडेट करना पड़ता है। तो वही मैं बना रहा था, हैंड रिटन, मुझे सब कुछ हाथ से लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मैसेज आया, मैं जगा हुआ था, हमने कहा बहुत बहुत बधाई हो।
आइए लखनऊ, मैं फिर मिलता हूं। तो ये उस समय अपने घर पे थे, आप हरदोई के हैं और आज स्पेशली आप लखनऊ आए हैं मिलने के लिए। तो हमने कहा ठीक है यार, जीरो टाइम पे मुझे भी शाम को मालूम चला, आज समय शाम को हम लोग 8 बजे क्लासेस होती है, मैंने पोस्टपोन किया। हमने कहा अच्छा ठीक है, आइए एक वीडियो शूट करते हैं, हमारे बच्चों को आपके अनुभव का लाभ मिले। तो मैं बार बार कह रहा था आपसे कि यार कुछ भी कर लो, सिलेक्शन के लिए सिर्फ एक काम करना, एक भी सवाल छोड़ के मत आना। क्या आप मुझे बताइए कि जीएस के 6 पेपर जी यूपीपीएससी में 6 पेपर हैं, क्या 6 पेपर में ऐसा कोई सवाल जो आपने छोड़ा है या 6 पेपर के सारे सवाल आपने निपटाए हैं? सर सारे क्वेश्चन मैंने किए थे, सारे क्वेश्चन किए थे। मैंने पहले कहा था सारे क्वेश्चन किए थे, लगभग सारे पेपर मेरे 5 मिनट पहले हो जाते थे सर। हाँ। तो ये है अनुशासन, पेपर पूरा हुआ है 5 मिनट पहले हुआ है, तो आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था। आपने ये हासिल कैसे किया, ये मुकाम, मतलब आपका ये टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा हुआ कैसे, वो बताइए बच्चों को। सर स्टार्टिंग में तो बहुत दिक्कत होती थी, आंसर राइटिंग लिखना एक बहुत ही स्ट्रगलिंग काम होता था, उसमें बहुत मुश्किल होती थी। पहले आंसर काफ़ी लॉन्ग लिख देता था, मुझे पता ही नहीं होता था इंट्रोडक्शन में कितना लिखना है। तो एक तरीका होता है कि जैसे मैं आपको भेज दिया करता था, एक क्वेश्चन लिखता था, तो आप मुझे बताते थे नहीं ऐसा क्वेश्चन है, इसको और इम्प्रूव करो। हाँ, इसको क्रिटिकली एनालाइज कहा है तो उसको इस तरह से बताइए, इसके प्रोज बताइए, कौन। बिल्कुल बिल्कुल, जो डायरेक्टिव वर्ड्स हैं उनको फॉलो भी करना, फॉलो करना, बिल्कुल। ऑडियो मैसेज में आप मुझे बता दिया करते थे। तो उसके लिए क्या होता है, प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो प्रैक्टिस मैंने काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस किया, अपने आप भी आंसर लिखे, साथ में उनको दोस्तों के साथ में डिस्कस किया। जैसे क्या होता था कि हम क्वेश्चन एक ले लेते थे, हाँ। उसमें ओरली हम लोग करते थे, 2-3 लोग हम लोग मिलके, और ओरली हम लोग डिस्कस कर लेते थे बात को। जब क्वेश्चन लिखते थे, जैसे आपको भेज दिया तो आपने बता दिया, तो उस पर जो मुझे फीडबैक मिला, देन फिर मैं फिर से उसको लिखता था, लिखने का ट्राई करता था। इंट्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया, कंक्लूजन पे भी ध्यान दिया, उसके साथ में जो स्ट्रक्चरिंग है पूरे आंसर की, वो भी उसके ऊपर भी ध्यान दिया। सर कुल मिलाकर के एक दिन में कितने आंसर आप लिखते थे प्रैक्टिस के दौरान? सर एक दिन का ऐसा टारगेट तो नहीं था, लेकिन मैं लिख देता था, 5 क्वेश्चन तो लिख देता था। और इनसे 2 नहीं लिखा जाता है। मैं जब कहता हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं जब कहता हूं, आप में से ईमानदारी से बताइए कि कितने लोग हैं जो 2 आंसर रोज लिखते। मैं 2 आंसर की बात करता हूं कि भैया कम से कम 2 आंसर तो रोज लिखो, कम से कम 2 आंसर रोज लिखो। लेकिन आप लोग इतने महान हैं, 2 आंसर भी कहां लिखा जाता आप पे। कम से कम 5 से 6 आंसर वो बच्चा जो रोज लिख रहा है, तब जाकर के आप एग्जाम में 5 मिनट पहले पेपर बाइंड अप करेंगे। वरना क्या होगा, एग्जामिनर सर पे खड़ा होगा, आप 2 मिनट की भीख मांगते रहेंगे। नहीं देता है, पूछ लीजिए, देता है टाइम? नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, टाइम वो कॉपी छीन लेता है भाई, क्योंकि 3 एग्जामिनर होते हैं अलग अलग रो में, हाँ, कॉपी ले हर रो में, मतलब वो पहुंच जाएंगे, 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, 30-32 सेकंड में पूरी कॉपियां बाइंड अप हो जाती हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। और ये कैसे हासिल होगा? ये तब हासिल होगा जब आप लगभग 5-6 सवाल रोज लिखें। ठीक है। कंटेंट के लिए क्या किया था आपने? कंटेंट के लिए मैंने पढ़ा था पहले, मैंने लिखने से ज्यादा पढ़ने पे भी फोकस किया ज्यादा है कि जो भी पीवाईक्यू हैं उनकी थीम्स निकाली थी मैंने, और थीम्स निकाल के फिर मैंने देखा था कि कहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। उन थीम्स के फिर मैंने क्वेश्चन के टॉपिक वाइज नोट्स बना लिए थे सर मैंने। ठीक है। नोट्स का ही मैं रिवीजन करके जाता था, लिखने से पहले मैं रिवाइज जरूर करता था। मेंस में मैंने यही किया कि मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और मैं जब लिखने जाता था आंसर, अगर पेपर देने जाता था, उनको रिवाइज करके ही जाता था। तो वो एक बेहतर तरीका हुआ कि माइक्रो नोट्स बना के उनको तैयार करना, फिर वो लिख देना। तो ये अच्छा माइक्रो नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आपको ना हमेशा आपके नोट्स काम आएंगे। मैं अभी इंदौर पढ़ा के आया हूं, उसके पहले मैं पटना पढ़ा रहा था। मैंने वहां भी बच्चों से कहा कि देखो यार, नोट्स मेरा ही है, लेकिन तुम इसको जरूर अपने हाथ से लिखना। कई बार बच्चों का सर फोटो कॉपी करा लें। आप हमेशा बोलते हैं ये चीज, मैं ये बोलता हूं कि नहीं यार, फोटो कॉपी देखो यार मेरा, ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा पूरा किताबों का पुलिंदा। जब आप यहां तक पहुंचेंगे, आपको मैं भी दिखाऊंगा कि मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है। इसमें ऐसी कोई किताब नहीं यूपीएससी की जो इस कमरे में मौजूद नहीं है, और एक एक विषय पे 3-3, 4-4 किताबें हैं, मेरे टेबल पे भरा रहता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि यार अपने हाथ से लिखो, अपने हाथ से लिखो। जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे, तब तक वो आपको बाय हार्ट में आपके दिमाग में बैठेगा ही नहीं। आप क्या करते हैं? फोटोकॉपी। बेटा अगर फोटोकॉपी और पीडीएफ से सिलेक्शन हो जाता ना, तो फिर रील्स वाले मास्टर भी सिलेक्शन करा लेते। रियल वाले मास्टरों की जरूरत नहीं पड़ती है। उठाकर के रिजल्ट देख लीजिए, वो लगना पड़ता है बच्चों के साथ, हम लोगों को भी, और लगते हैं। आप कभी पूछिएगा मेरे घर वालों से, कई बार ऐसा होता है कि मैं रात को 10-10:30 पे बैठा हूं अपने चेयर पर, सुबह के 5 बज गए हैं और मैं पूरी रात नहीं सोया हूं। वो परीक्षा केवल आपकी नहीं होती, लेकिन हां,
आपको वो बात अक्षरशः फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन हर हाल में होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है साहिल, उसके अलावा कितना तनाव होता है, कितना दबाव होता है? जैसे आप बाहर रह रहे तो मम्मी का, अच्छा एक बात और है, घर वालों का रोज फोन आता है, इस बार हो जाएगा। ये फोन कितनी बार आता था ये बताइए? घर से मेरे ये तो का सवाल नहीं पूछा गया कितने होगा या नहीं होगा। हाँ। बट ये होता था कि बच्चा पढ़ रहे हो कि नहीं? हाँ, पढ़ रहे हो, हाँ। तबीयत का ध्यान रखना, हाँ। खाना पीना का ध्यान रखना, और इस बार हो ही जाएगा, होता हाँ। पढ़ते रहो। ये घुमा देखिए, पिताजी क्या करते हैं, पिताजी सिर्फ इतना पूछना, और पढ़ रहे हो? हाँ। मैं बता रहा हूँ सब, मेरे साथ ये होता था, पढ़ रहे हो जी, और कोई दिक्कत, पैसे वैसे हैं, खाना ना खा रहे हो, तभी ठीक है। यही 4 सवाल पिताजी के होते हैं। उसके बाद का काम आता है मम्मी के पास, और वो चलता है 15 से 20 मिनट। मेरा तो था कि रोज लगभग 15 से 20 मिनट। तो आप लोग का भी वही रहता है अभी तक? हाँ, घर अच्छा, मम्मियां बदली नहीं है अब तक, 15 से 20 मिनट रह रहा है। ठीक है कि हाँ, जैसे अभी मैंने अपना फोन जो है स्विच ऑफ कर दिया है, क्योंकि मेरे पास भी फोन बहुत आते हैं, ताकि हम लोग की बातचीत में कोई रुकावट ना आए। तो मम्मियां कॉल करती, तो एक दबाव होता है नहीं, जैसे कॉल आया कि अब क्या जवाब दे, वो दबाव क्या है वो मुझे बताइए। बस एक ही होता, अंदर से होता था कि यार इस बार फिर उससे पूछेंगे। हाँ, इस बार फिर से पूछेंगे। या फिर ये क्वेश्चन पूछ ना ले हाँ। कि अच्छा रिजल्ट आ गया क्या, मेंस का रिजल्ट आ गया क्या, यार पेपर कैसा हुआ आज का? पेपर कैसा तो हुआ? ये पूछ ना ले, घर पे ना कोई पूछ ले, दोस्त को तो हम उससे बता देते हैं। दोस्तों का तो सब कुछ ओपन रहता है कि हाँ, दोस्त का बता पाते हैं, टीचर बताता है हाँ सर, ये जैसे मेरे पास आता है, सर डर लग रहा है, खुल करके। मेरा तो व्यवहार हमेशा रहा है कि नहीं ठीक है, मैंने हमेशा दोस्त माना है कि नहीं ठीक है, आप लोग छोटे भाई हैं, दोस्त की तरह, क्योंकि बहुत डरा धपका करके पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, एक गार्जियनशिप का मतलब ये होता है ना, देखिए आप सब कुछ अपने पिताजी से शेयर नहीं कर सकते, और शायद इसलिए भी नहीं कि उनका ये बैकग्राउंड नहीं है, क्या समस्याएं हैं, क्या टेक्निकल प्रॉब्लम है, वो उनको कितना समझ में आएगा, ये एक समस्या है। ठीक है, तो वहां तो हम एक ही झूठ बोलते हैं, हाँ बढ़िया चल रही है। हाँ, उसमें भी एक डर होता है कि अच्छा अगर बढ़िया बोल दिया हाँ तो फिर उम्मीद और बढ़ जाएगी। उम्मीद और बढ़ जाएगी, फिर और खराब समस्या बोल दिया तब भी फिर ये दिक्कत, अच्छा खराब सुनना बोल दिया, पड़ेगा। हाँ, पढ़ाई नहीं हुई क्या, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, कर क्या रहे हो लखनऊ बैठ के या हाँ। दिल्ली बैठ के कर क्या रहे हो? तो उसमें बैलेंस बनाना पड़ता है। हाँ, एक बैलेंस, मतलब दबाव भी मैनेज करना पड़ता है। तीनों चीजें बहुत मैनेज करके चलेंगे, तब जाकर के आपका, क्योंकि वो भी उतना ही प्रेशर लेते हैं मुझे लगता है, हाँ, क्योंकि हमारे अंदर जो स्ट्रगल रहता है वो भी उनके अंदर भी रहता है। आपके महीने का खर्चा आपके पिताजी कैसे भेजते हैं, ये केवल एक बाप जानता है। आपके महीने का खर्चा भेजने के लिए माँ ने पिछले न जाने कितने दिनों से, कितने महीनों से शायद नई साड़ी नहीं खरीदी होगी, ये एक माँ जानती है कि नहीं 400, 500, 700, 1000 बच जाएंगे तो बेटी को भेजने के काम आएगा। और जब आप घर जाते होंगे तो पिताजी ने तो वो दिया जो मंथली फिक्स है, और धीरे से जो माँ हाथ में थमा देती है कि ये रख लो काम आएगा, दरअसल वही काम आता है। और उसके लिए माँ का जो संघर्ष है ना, वो आप जब तक महसूस नहीं करेंगे, जब तक आप उसे दिल पर नहीं लेंगे ना, तब तक यहां तक पहुंचने का जो मुकाम है वो हासिल नहीं होगा। सोचिए उसको कि हाँ, वो 1000 रुपए जो माँ ने चोरी से आपके हाथ में रख दिए हैं, वो 1000 रुपए कहां से आए? उसके लिए माँ ने अपने सपनों का गला घोटा है, अपने सपनों को रोक करके आपकी खुशियों के लिए, आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए वो सारे काम किए। साहिल, मेरा अगला प्रश्न है कि इस पूरी तैयारी में इंटरव्यू का कितना रोल रहता है? इंटरव्यू के कुछ सवाल अगर आपको याद हो तो बताइए कि क्या क्या सवाल पूछे गए थे इंटरव्यू में, और क्या आपने उसका जवाब दिया? इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की, ये थोड़ा सा इस पे बताइए हमारे बच्चों को। जी सर, चूंकि मेंस के बाद इंटरव्यू के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, 10 दिन का टाइम मिलता है, जिनका स्टार्टिंग में होता है तो उनको और दिक्कत होती है, या कहीं आसान भी हो जाता है लेकिन कुछ आइडिया नहीं होता है हाँ। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछेंगे। तो ओवरऑल तैयार करना पड़ता है सब कुछ अपने बारे में। तो इंटरव्यू का प्रोसेस है वही कि इंटरव्यू में भाई करीब 20 मिनट चलता है। हाँ। और 100 नंबर का इंटरव्यू होता है यूपीपीसीएस में। हाँ, ये अच्छा है कि इंटरव्यू के मार्क्स बहुत कम हैं, तो जो पूरा दारो मदार टिका है वो आपके मेंस पे टिका है। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर साहिल ने असिस्टेंट कमर्शियल टैक्स कमिश्नर का पद प्राप्त किया है, तो अगर आप बात करें कि सर ये हायरार्की में कहां आता है, तो यार एसडीएम डीएसपी के बाद जो सबसे डिजायरेबल पोस्ट है वो, या हायरार्की की अगर आप बात करें तो एसडीएम डीएसपी के बाद सबसे शानदार पोस्ट है आपका असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स। यानी
हायरार्की में बहुत शानदार रैंकिंग है, बहुत शानदार रैंक रहा है, बहुत अच्छे मार्क्स रहे, हालांकि मार्क्स तो आए नहीं है लेकिन मार्क्स बहुत अच्छे रहे होंगे मेंस में, तभी आपको यहां पर मिला है। तो एक बार अच्छा एक बात और है जी, आपने इधर साहिल ने कहा कि इंटरव्यू के लिए ज्यादा समय मिलता नहीं यार, हार्डली कभी 20 दिन 25 दिन इतना ही मिलता हो। हाँ बिल्कुल, इतना ही मिला हर बार। अब 20-25 दिन में वो कम से कम 20 साल 22 साल का पर्सनालिटी बदलता नहीं है। तो वो आपको डे वन जिस दिन आपने ठाना है ना कि हाँ मुझे सिविल सर्वेंट बनना है, उस दिन से आपके व्यवहार में वो सौम्यता, वो नम्रता, वो पॉजिटिव एटीट्यूड आना चाहिए, ताकि आप उस पॉजिटिव एटीट्यूड को कैरी करके इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर पाए। जी। तो एक बार मैं चाहता हूं साहिल कि कुछ क्वेश्चंस बताइए जो आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले मैंने एंटर किया और एंटर करते ही उन्होंने बोला आइए बैठिए, कैसे आए हैं, ये पूछा मुझसे। अच्छा। और उसके बाद पूछा कि आपके साथ कौन आया है, तो मैंने बताया भैया आए हैं। अच्छा। फिर बोला भैया क्या करते हैं, तो मैंने बताया टीचर है। तो फिर उसके बाद उनका पहला ही क्वेश्चन था कि आजकल देखने में आ रहा है न्यूज़ में कि ज़्यादातर हो रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं एमएलए और एमपी का फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और इसके लिए काफ़ी शिकायतें आ रही हैं। आप भी बन जाओगे, एसडीएम होगे तो आप भी फ़ोन नहीं उठाओगे, आप क्या सोचते हो, फ़ोन नहीं उठाना चाहिए क्या? तो मैंने क्या जवाब था आपका? तो मेरा दोनों तरफ जवाब था, बैलेंस जवाब था कि सर चूंकि एमपी एमएलए भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पब्लिक के, और जो एसडीएम है वो भी पब्लिक के लिए ही काम करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करते हैं। बिल्कुल। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी है दोनों में, इसलिए फ़ोन उठा लेना चाहिए। और क्योंकि एमपी और एमएलए हैं वो, जाहिर सी बात है, हो सकता है कोई ज़रूरी काम के लिए ही कर रहे हों, तो फ़ोन एक बार उठा के देख लेना चाहिए कि किस बात के लिए फ़ोन कर रहे हैं। तो फिर उस पर कई क्रॉस क्वेश्चन उनके आए। हाँ, वो क्रॉस क्वेश्चन बनेंगे इस पे कि भाई दबाव डाल रहे हो आप पे, हाँ। किसी नैतिक कार्य के लिए फोन कर रहे हो। हाँ, सवाल यही सब बनता है। उन्होंने वही बोला कि अच्छा हो सकता है तो इससे तो प्रेशर बनेगा तुम्हारे ऊपर। हाँ बिल्कुल। तो इस पे एक क्वेश्चन था। फिर बोले अच्छा अगर फोन नहीं उठाओगे या काम नहीं करोगे तुम्हारा ट्रांसफर करा देंगे, तब क्या करोगे? तो मैंने बोला सर अगर वो ट्रांसफर करा देंगे तो मुझे भी सर काम करना है पब्लिक के लिए ही। अगर मैं किसी एक डिस्ट्रिक्ट में हूँ, जो काम यहाँ कर रहा हूँ मैं वही काम दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी कर। बिल्कुल बिल्कुल, बैलेंस जवाब यही है कि मैं जो जुरिस्डिक्शन है राज्य का, उसमें से उत्तर प्रदेश का बात करें तो बलिया से लेकर के नोएडा तक चाहे जहां भेज दो, इधर बुंदेलखंड से लेकर के पीलीभीत तक चाहे जहां भेज दो, मैं सब जगह सर्वाइव करने को तैयार हूं, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं है। यही होता है बैलेंस जवाब। ठीक है, कुछ और सिचुएशनल, ये सब सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैम का था, मैम बैठी थी। मैम का क्वेश्चन था कि आप एसडीएम हैं, आपको मैं 20 मिनट के लिए एसडीएम बनाए दे रही हूँ और आप अपने आप को एसडीएम मान लीजिए। और उनका क्वेश्चन था कि आपके एरिया में रोड काफ़ी ख़राब है और उस एरिया में ट्रैफिक का काफ़ी इशू हो रहा है। ठीक है, ट्रैफिक में प्रॉब्लम है, आप उस सिचुएशन को कैसे मैनेज करेंगे? तो मैंने कहा मैम आई विल मैनेज दिस सिचुएशन एट 3 लेवल। तो पहला मेरा ये होगा कि मैं पहले जो तुरंत अल्टरनेटिव रूट है वो मैं फाइंड करूँ ताकि ट्रैफिक कम हो, ट्रैफिक स्मूथ चले, स्मूथ चले। दूसरा मेरा मिड टर्म पे होगा कि मैं देखूं कॉन्ट्रैक्टर्स या जो भी अकाउंटेबल हैं उनको मैं देखूं, सड़क बने, हाँ सड़क बने, और जो कॉन्ट्रैक्टर या फिर जो जिनकी वजह से ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई है उनको फाइंड आउट किया जाए। ठीक है। तीसरा मैं लॉन्ग टर्म में देखूंगा मैम कि आगे कोई ऐसी सिचुएशन ना अराइज हो कि ट्रैफिक जैसी कोई समस्या आए या फिर कॉन्ट्रैक्टर की वजह से कोई समस्या हाँ, सड़कों पे गड्ढे ना हो, तो उसके लिए जवाबदेही तय करना बहुत, यही होता है बैलेंस जवाब। और आपको लग रहा होगा कि यार बहुत नपा तोला, बहुत बैलेंस जवाब, और ऐसा जवाब में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप भी सोच पाएंगे, लेकिन तब जब आप मेंस में इतना पढ़ेंगे, जब आप इतना शानदार लिखेंगे, तब आप सोच पाएंगे। ठीक है, और कुछ सवाल बताइए। अगला क्वेश्चन उनका ये था कि एक सामने पोस्टर लगा हुआ था, महादेवी वर्मा जी का पोस्टर था। अच्छा। तो उन्होंने ऐसे पूछा कि वो सामने पोस्टर देख रहे हो, इनको जानते हो क्या? तो मैंने बोला यस मैम मैं जानता हूँ इनको। सर मैंने इतना ही बोला मैं जानता हूँ इनको। उन्होंने बोला कौन है? तो मैंने कहा मैम ये महादेवी वर्मा जी हैं। तो उन्होंने बोला कि इनके बारे में बताइए। तो मैंने इनके बारे में बताया थोड़ा सा कि मैम ये प्रयागराज से आती हैं, उत्तर प्रदेश की, कवयित्री हैं और पूरे ऑल इंडिया में काफ़ी नाम है और साहित्य में काफ़ी योगदान है। बिल्कुल है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन उनका था आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट से कोई सवाल पूछा गया था? नहीं, इससे रिलेटेड। अच्छा, इससे नहीं। हालांकि देखिए आपसे नहीं पूछा गया, लेकिन हॉबीज और इंटरेस्ट से सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि अब होता क्या कई बार कि कैंडिडेट अगर सिचुएशनल सवालों के जवाब ठीक से दे रहा है तो वो उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो वो छूट जरूर गया होगा, लेकिन पूछते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि सिचुएशनल सवाल के अलावा आपकी हॉबीज से भी सवाल पूछे जाएंगे,
आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस से भी सवाल पूछे जाएंगे। थोड़ा बहुत सवाल फैमिली के बैकग्राउंड या आपके स्कूल कॉलेज या शहर से भी बनते हैं। ऐसा कोई सवाल आपसे पूछा गया था? बताइए। आपका जिला कौन सा है? हरदोई है। हाँ, तो हरदोई से सवाल बनता है। हरदोई क्योंकि लखनऊ का पड़ोसी जिला है जी, लेकिन स्टार्टिंग में ही जैसे पीसीएस में क्या होता है, स्टार्टिंग में ही आपको पहले ही बोल देते हैं कि आप अपना नाम और अपनी जगह का नाम बताए बिना परिचय दें। परिचय दीजिए। हाँ, ठीक है। तो जिले का नाम नहीं बताना होता है, अपना भी नाम नहीं बताना होता है, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था कोई भी। हाँ। और मैम का ही एक अगला क्वेश्चन था, फिर से उनका सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही था। एक लव जिहाद पे क्वेश्चन था। अच्छा। कि आप डीएसपी हो, लव जिहाद हुआ है और अब कम्युनल टेंशन हो रही है वहाँ पे, उसको कैसे मैनेज करोगे। और उसके बाद फिर एक सर थे, उनका क्वेश्चन था कि आपने सोशल वर्क किया है और सोशल वर्क में आप जो है इसको कैसे यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैंने बताया कि सोशल वर्क का जो स्किल है वो कैसे इम्प्लीमेंट होगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने उसका बताया कि सर मेरा ग्रास रूट लेवल पे काफी काम रहा है और मैंने पब्लिक डीलिंग सीखी है, कम्युनिटी मैनेजमेंट मैंने सीखा है, एंड आई विल वर्क इन दैट एरिया ओनली। तो उन्होंने बोला अच्छा ऐसा क्या किया है आपने, कुछ एलेबोरेट करिए थोड़ा, क्या एक्सपीरियंस है आपको, कभी कुछ काम किया है क्या। तो फिर मैंने बताया कि मैंने महाराष्ट्र में काम किया है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पे काम किया है सर, कुछ एनजीओज के साथ में, कुछ गवर्नमेंट के साथ में। तो उन्होंने और इसको डिस्क्राइब करने को बोला कि क्या कोई स्पेसिफिक कोई प्रोजेक्ट था। तो मैंने बोला ये सर ओडीएफ के ऊपर एक प्रोजेक्ट था, मैंने उसमें मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन पे काम किया था। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है। मतलब ये लगता है कि हाँ, जो बच्चा बता रहा है, जो जवाब दे रहा है, क्या वो जवाब सही है या सुपरफिशियल है, वो थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे। अगर आपका कोई अचीवमेंट है तो ध्यान दीजिएगा, मैं एक ही सलाह दूंगा, मैंने आप लोगों को भी क्लास में दिया था कि यार ब्लफ करने की कोशिश मत कर। आपको लगता है कि आप बोर्ड को ब्लफ कर लेंगे, तुमने जितनी दिवाली नहीं देखी है उससे ज्यादा उन्होंने दिवाले देखे हैं, तो आपको लगता है कि आप बोर्ड को ब्लफ कर लेंगे। प्रत्येक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 60 साल के आसपास या 60 साल से ज्यादा होती है, बेटा जितनी आपकी उम्र नहीं उससे ज्यादा उन्होंने सेवाएं दी हैं जी। तो आप उनको ब्लफ नहीं कर पाएंगे। कभी गलती से भी बोर्ड को ब्लफ मत कीजिएगा। बोर्ड अगर झूठ पकड़ लेगा बेटा वो सुसाइडल है, वो सुसाइडल है, क्योंकि वो सीधा सीधा आपके व्यक्तित्व पर एक क्वेश्चन मार्क है। यार ये बहुत झूठा आदमी और फ्रॉड आदमी है। इंटीग्रिटी होनी चाहिए। तो आपको उस अकॉर्डिंग बनना पड़ेगा। तो कुछ भी कर लीजिएगा, मैं बार बार कहता हूं कि यार बोर्ड को गलत इंफॉर्मेशन मत देना। इंफॉर्मेशन कम हो चलेगा, आपके अंदर स्किल कम हो चलेगा, लेकिन आपका ईमानदार होना जरूरी है, कंपलसरी है। आइए कुछ और तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक बात मुझे और बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगा, आप कब से तैयारी शुरू कर रहे हैं और कितना समय आपको लगा? जी सर, ये कोविड के टाइम ही मैंने स्टार्टिंग किया था प्रिपरेशन, क्योंकि पीसीएस का मुझे बहुत आइडिया नहीं था। मैं धीरे धीरे स्टार्ट किया 2021 में ही, और उस साल मेरा पहली बार प्रीलिम्स निकला। ठीक है। तो प्रीलिम्स के बाद मुझे बहुत आइडिया नहीं था, क्योंकि उस बार ऑप्शनल था। पीएसआईआर मेरा ऑप्शनल था। अच्छा, हाँ 2021 में। हाँ ठीक है। हाँ ये 23 से बदला है। 23 से बदला है, स्पेशल आ गया है। 23 से यूपी स्पेशल आ गया। तो उस साल ही मैंने प्रिपेयर किया, तो उस साल तो मेरा नहीं हो पाया मेंस में। फिर मैंने 2023 में मेंस लिखा। ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ये 24 का रिजल्ट का मैंने लिखा। ये मेरा पहला इंटरव्यू था। अच्छा, ये पहला इंटरव्यू था, बहुत बढ़िया। तीसरा मेंस था मेरा। तीसरा मेंस था और पहला इंटरव्यू था। तो ये लंबी लड़ाई है। इस लंबी लड़ाई में सबसे जरूरी है धैर्य बना के रखना। ये कैसे मेंटेन किया आपने? जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि पेशेंस कैसे बनाओगे, क्योंकि एक ये जर्नी होती है ना, प्रीलिम्स हो गया, फिर मेंस नहीं हुआ, फिर अगर इंटरव्यू में दे दोगे तब भी कोई कहेगा यार इंटरव्यू में तो नहीं होता किसी का। हाँ बिल्कुल, तो कैसे क्योंकि 3 गुना कैंडिडेट बुलाते हैं भाई, जितनी सीटें हैं उसका 3 टाइम बुलाते हैं। ठीक है। मेंस अभी अपने यहाँ यूपी में 18 टाइम्स है, 18 टाइम्स, 15 टाइम्स कर दिया। अच्छा ठीक है। पहले हम लोग के टाइम 18 गुना था, अभी वो डिमांड भी हो रही थी कि 18 गुना फिर से किया जाए, 15 गुना है। और इंटरव्यू में 3 टाइम्स बुलाते हैं, यानी 1/3 का ही होगा, 2/3 तो बाहर फिर से होंगे। तो इसमें पेशेंस बना के रखना बहुत जरूरी है। बताइए पेशेंस, हालांकि मेरी आदत है यार, मैं हूं टीचर तो बीच बीच में मैं रोक देता हूं, काहे आदत से मजबूर हूं और कुछ नहीं। व्यक्ति कुछ भी कर ले अपने व्यक्तित्व से बाहर नहीं जा पाता। ठीक है। तो वो जो शिक्षक वाला व्यक्तित्व है वो बार बार, क्योंकि अभी भी है तो छात्र ही, तो लगता है कि नहीं है छात्र ही, तो वो मैं बार बार बीच में आदत से मजबूर इसलिए रोक देता हूं। खैर कंटिन्यू कीजिए साहिल, बताइए कि पेशेंस आपने कैसे बना के रखा? मेरे लिए क्या होता है कि पेशेंस मेरे लिए ऐसे हो जाता है कि कम से कम मुझे कोई एक ऐसा इंसान मिल जाए, जैसे आप ही थे, जैसे मैंने बोल दिया कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उस समय आप बोल दो कि नहीं साहिल ठीक है ऐसे हो जाएगा,
जैसे मैं आपको भेज देता था, आंसर राइटिंग लिख के भेज दिया, तो आपने ना तुरंत ही रिप्लाई भी कर दिया कि साहिल ऐसे इसमें ऐसे कर लो। तो वो मुझे होता था कि अच्छा हाँ कोई है, कम से कम बता दे रहा है। जानते हैं वो रिप्लाई तुरंत करने के पीछे लॉजिक क्या है? मैं जब पढ़ रहा था ना, मैं भारत के सबसे अच्छे संस्थानों से मैंने भी तैयारी की, मुखर्जी नगर में रहा, तैयारी की, इंटरव्यू दिया, सब कुछ किया, लेकिन हम लोग के टाइम जानते हैं साहिल क्या था? मैंने अक्सर क्लास में भी कहा है कि तुम लोग जब मुझसे पैर छूने आते हो या जब मुझे गुड इवनिंग कहते हो ना, मैं बहुत स्नेह से, बहुत आत्मीयता से इसका जवाब देता हूं हमेशा। क्यों? हम लोग के टाइम पे भी हम लोग भी पढ़े हैं, वो सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लेकिन टीचर्स का नंबर हम लोग के पास नहीं होता था। मैं आज भी डे 1 बोर्ड पे, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं ऑनलाइन पढ़ाऊं, जितने भी बच्चे हैं जो मुझसे पढ़े वो जानते हैं मेरा नंबर क्या है, सबके पास मेरा नंबर है। डे 1 मैं नंबर बोर्ड पे लिख देता हूं। क्यों? मुझे पता है कि जब तुम पढ़ रहे होगे ना, आधी रात को एक डाउट आएगा, वो डाउट गूगल भी दूर कर देगा, लेकिन गूगल तुम्हें तसल्ली नहीं दे पाएगा। वो डाउट, आज तो चैट जीपीटी का जमाना है, वो डाउट चैट जीपीटी भी दूर कर देगा, लेकिन चैट जीपीटी कि बेटा लगे रहो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ये जो मैजिकल वर्ड्स है ना, ये बहुत काम करते हैं जी, बहुत काम करते हैं। जैसे आपने मुझे याद है कि मेंस का मैंने कॉपी दिखाया था आपको, हाँ, और आपने मुझसे बोला था कि साहिल तुम्हारा हो जाएगा। अच्छा ये भविष्यवाणियां, पता नहीं, महादेव का आशीर्वाद है, हनुमान जी की कृपा है कि ये भविष्यवाणियां महादेव ने सच कराई हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को बोला है कि तुम्हारा हो जाएगा, और बच्चों का हुआ है, ठीक है। तो आपको भी बोला था, मैं कि मुझे नहीं याद है ऐसा, ठीक है, लेकिन हाँ आपके आंसर्स आते थे, ये मुझे याद है, आप अच्छा लिखते थे, ये मुझे याद है, ठीक है। आप इंटरव्यू से पहले भी, हालांकि एक ही दिन की मुलाकात हो पाई थी, क्योंकि मैं जरूर बताना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि इंटरव्यू का भी ऐसा था कि मैं उस समय, मुझे नहीं आइडिया था कि अच्छा मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं सिलेक्टेड, मैंने उनसे बात की, उनका भी इंटरव्यू था। हाँ। बार बार, क्योंकि कॉल करने में ऐसा कोई इश्यू नहीं, बार बार बोलते हैं अच्छा कॉल करो जितनी भी बात जरूरत रहे। हाँ, मैं तो कहता हूँ, हाँ। तो फिर भी लग रहा था अच्छा ठीक है, लेकिन अचानक आपको कॉल किया, मैंने बताया, तो आपने बोला साहिल आ जाओ, घर आ जाओ मेरे, मैं इंटरव्यू करता हूँ यहीं पे। अच्छा, और देखिए हुआ क्या था उसमें भी बताओ साहिल, मुझे याद है, मेरे छोटे वाले बेटे का बर्थडे था, और मैं इंदौर से उसी दिन पहुंचा ही था। इंदौर से यहाँ ट्रेन से यार लगभग, मैं बस से आया था, लगभग 18 घंटे की जर्नी थी, और मैं सिर्फ 2 दिन की छुट्टी पे आया था, ठीक है। और आप उस दिन के शायद दूसरे या तीसरे कैंडिडेट थे, दूसरे कैंडिडेट थे। हाँ। एक और बच्चा है, उसका भी इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, मैं नाम अभी डिस्क्लोज कर देता हूं, ठीक है, उज्जवल मिश्रा नाम है, और बिहार में हर हाल में उसका सिलेक्शन है, क्योंकि उसका बिहार का इंटरव्यू चल रहा था उस समय, और उसके लिए वो बहुत परेशान था। अभी वो यूपी का मेंस दे रहा है, और यूपी में भी सिलेक्शन हो जाएगा हर हाल में, लेकिन बिहार तो 100% फाइनल है। तो सुबह वो लेके वो आया मिलने के लिए, तो समय था, फिर आपका फोन आया। अब मेरे पास वही दिन बचा ही था सर, क्योंकि अगले दिन बेटे का बर्थडे था। हाँ। और उसके अगले दिन मुझे सुबह 5 बजे मेरी ट्रेन थी, मेरे को 5 बजे निकलना था, रात में 12 बजे मुझे इंदौर पहुंचना था, और अगले दिन सुबह 8 बजे से क्लास थी। इतना पैक शेड्यूल हर बार रहा है, ऐसा नहीं रहा है, बट मुझे लगा कि नहीं ठीक है, आइए हम कराते हैं इंटरव्यू, और आप घर पे आए भी थे, और जितना इंटरव्यू में मैं गाइड कर सकता था, या जितना मेरा अनुभव था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको उसका लाभ जरूर मिला होगा। तो आप बताइए कि आपको क्या लाभ मिला? एक तो बैठने का पोस्चर, क्योंकि मैं अचानक ही आया था, और आपने अचानक बोला करते हैं इंटरव्यू, कर ही लेते हैं। हाँ, कर ही लेते हैं, बिल्कुल। तो आपने बोला, आपने भी प्रॉपर एकदम इंटरव्यू जैसे लेते हैं, बैठे आराम से बैठ के लिया चेयर पे। तो फिर उसमें यह था कि एक तो पोस्चर था, पहली चीज, जो हाथ रखते हैं कैसे रखते हैं, हाथ ज्यादा हिलाना नहीं है, मूवमेंट कैसे करना है। हाँ। या वॉइस का है, जैसे कभी हाई पिच, लो पिच, कैसे आपको जवाब देते टाइम किस तरीके का जवाब देना है, या फिर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उनको कैसे डील करना है। उसके साथ आपने मुझे भी एक लिस्ट दे दी थी बना के, साहिल ऐसे ऐसे है, अपनी हॉबी पे, अपने डिस्ट्रिक्ट के ऊपर, याद है, हाँ। और अपना जो है बैकग्राउंड है, एकेडमिक बैकग्राउंड है, उसके ऊपर जो है क्वेश्चन बना के, और मुझे भेजना जाके रात को, और फिर हम गूगल मीट पे फिर से बात करेंगे। तो ये मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा है सर। हाँ, देखिए हुआ ये था कि मुझे तो मालूम था कि मेरा शेड्यूल बहुत टाइट है, मुझे तो पता था कि हाँ मेरा टिकट पहले से हुआ है, मुझे जाना है, और वही एक दिन था मेरे पास, 15 फरवरी, 16 फरवरी को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, 15 फरवरी ये डेट था। और आपका इंटरव्यू किस तारीख को था? मेरा 11 मार्च को था। तो इतना ही, मतलब वही 1 महीना ही मिलता है आपको अपने प्रिपरेशन के लिए। और आपका इंटरव्यू मतलब बाद में था, क्योंकि 16 फरवरी से इंटरव्यू शुरू हुए थे। 16 फरवरी से इंटरव्यू शुरू हुए थे, और 16 फरवरी को भी मुझे, मैं अभी स्टडी IQ में पढ़ा रहा हूं, तो स्टडी IQ से मेरे पास कॉल आया कि आइए बोर्ड में बैठना है। तो उस दिन भी मैं पूरे दिन व्यस्त था, पूरे दिन। मैंने कहा यार शाम को तो हमारे यहाँ फोन आया
कि सर पार्टी तो होटल में ही है, आइए दिन भर खाली बैठ के क्या करेंगे। हमने कहा कि अरे खाली बहुत सारा काम है घर में, बट मैंने कुछ नहीं काम का, ठीक है मैं आता हूँ। और मैं लगभग सेकंड हाफ तक 3-3:30 बजे मैं वापस आया था, सुबह 10 बजे से इंटरव्यू शुरू करके। तो ये रहता है कि ठीक है, जितना सामाजिक, देखिए सामाजिक जीवन में ना, शायद आप भी कल को सामाजिक जीवन में जाएंगे ना, एक काम जरूर कीजिएगा, ठीक है। कभी कोई व्यक्ति, मैं अगर कुछ आपसे मांगना चाहूं तो सिर्फ यही कि कभी कोई व्यक्ति किसी भी समय किसी हेल्प के लिए कॉल करे ना, तो उसको जरूर एक बार सुनिएगा, ठीक है। या आप इतना आश्वासन अगर देते हैं कि ठीक है मैं जरूर देखूंगा और ये काम अगर नियम के अनुसार रहेगा तो जरूर हो जाएगा, आप यकीन मानिए एक आम आदमी के ना ऊपर वो उसका जो सिस्टम पर जो भरोसा है ना, वो टूटता हुआ भरोसा फिर से मजबूत कर देता है। एकदम सही कह रहे हैं, ठीक है। वरना आम आदमी को सच में ऐसा लगता है कि सिस्टम किसी काम का नहीं है, यहां लोग बैठे हुए लोग किसी काम के नहीं हैं। तो मैं अपने सारे युवा अधिकारियों से एक ही बात कहूंगा कि यार मुझसे एक ही चीज सीखना कि मैंने रात को 12 बजे आपने अगर मैसेज किया तभी मैंने रिप्लाई किया है, वो 35 सेकंड 40 सेकंड के वॉइस मेल में मेरा कुछ नहीं जाता है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा बल बन जाता है, वो उसका सबल बन जाता है। तो जब भी कोई व्यक्ति, कोई अधिकारी या किसी के पास आए कोई अपना प्रॉब्लम लेकर के, उसको सुनिएगा जरूर, ठीक है। आप कर पाए विधि के अनुसार तो जरूर कीजिएगा, लेकिन उसको सुनिएगा जरूर जी, ठीक है। ये एक काम कीजिएगा। और अगला मेरा सवाल ये है कि कोचिंग का क्या रोल है। आपने कोचिंग किया और एक और आजकल ट्रेंड है कि सिलेक्शन केवल दिल्ली ही होगा, लखनऊ से नहीं होगा, प्रयागराज से नहीं होगा, पटना से नहीं होगा। क्या रीजनल सेंटर्स सिलेक्शन के मामले में कैसे हैं, एक ये सवाल है। दूसरा सवाल कि कोचिंग का क्या रोल है, या आपकी तैयारी में कोचिंग का क्या रोल था, वो 2 सवाल। पहला सवाल जैसे ये है कि रीजनल एरियाज का क्या रोल होता है। जैसे लखनऊ हो गया, ये आजकल क्या है, एक तो हब बन रहा है और एजुकेशन का भी और कल्चरल या कैसे भी कह लें फिर से हब बन रहा है। हाँ बिल्कुल बन रहा है, और यहाँ पे लोग तैयारी भी कर रहे हैं और तैयारी करवाने वाले भी अच्छे लोग हैं। हाँ बिल्कुल, दिल्ली से सारी कोचिंग आ चुकी हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल मटेरियल भी अवेलेबल। मतलब कुल मिलाकर के ये है कि बहुत अंधी दौड़ में दिल्ली भागने की जरूरत नहीं है। बात ये है कि सेम मटेरियल है जो दिल्ली में है वो यहाँ पे है, पढ़ना एट द एंड आपको ही है, वही है कि आपको ही मटेरियल देखना है, वही आपको, उसमें से बहुत सारा मटेरियल है, कई सारी कोचिंग्स का मटेरियल है, कौन सा अच्छा मटेरियल है वो भी नहीं देखना है, बस ये देखना है गए उठा लिया मटेरियल में सफिशिएंट चीजें हैं कि नहीं है। हाँ, और फिर वो अच्छा लग रहा है, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको कितना। देखिए 2 चीजें हैं, कोई भी टीचर अच्छा या बुरा नहीं होता यार, कोई भी कंटेंट अच्छा बुरा नहीं होता है। कंटेंट कॉम्प्रिहेंसिव हो, पहला सारगर्भित हो, टू द पॉइंट हो, ठीक है, टू द पॉइंट हो। बहुत ज्यादा एकदम पूरा इतना बड़ा पोथा लेकर पढ़ तो पाओगे नहीं तुम, इतना बड़ा पोथा का करोगे क्या। तो टू द पॉइंट हो, शॉर्ट हो, क्रिस्प हो और आपको समझ में आना जरूरी है। शशि थरूर वाली भाषा में लिखा हो अंग्रेजी, पढ़ के दिखाओ तो जाने, ऐसा नहीं। बहुत क्लिष्ट भाषा कभी काम नहीं आती। मैं बार बार कहता हूं, मुझसे बच्चे पूछते हैं कि सर प्रशासनिक शब्दावली आपने प्रशासनिक शब्दावली में लिखी थी या आम जो भाषा है हिंदी उसमें लिखा था? नहीं सर, आम जो भाषा रहती है सिंपल जितना यूज करेंगे, बेसिक, जैसे कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिल जाएंगे ना, अपने साथ पढ़े ही नहीं होंगे, उनके बारे में पढ़ा ही नहीं होगा, लेकिन लिखना है आपको, उसमें आप क्या करोगे, तो उसमें क्या है आपका बेसिक्स काम आता है। सिंपल लैंग्वेज में कितना इंट्रोडक्शन में लिखा, सिंपली बता दिया कि ऐसा डिफाइन कर दिया नॉर्मली, हाँ, और उसके पॉइंट जनरेट कर लिए, देन कंक्लूजन में लिख दिया उसको। मैं इनको बार बार यही कहता हूं साहिल कि यार एकदम सिंपल भाषा में, एकदम सिंपल रहो। ऐसा कुछ सिलेक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई पंख वुख निकल गया है, अरे कोई पंख नहीं निकलता यार, पीछे ऐसा कोई औरा नहीं घूमता है, इंसान वैसा ही रहता है। हमने हजारों बच्चे देखे हैं, हमने घर में अपने सिलेक्शन कराया है, ठीक है, कुछ नहीं ऐसा होता है। एकदम सिंपल भाषा का इस्तेमाल कीजिए, जितना सरल भाषा। देखो यार, सरल भाषा, सहज भाषा आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करता है। आपकी भाषा ना आपके व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है। बहुत संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखने से बचिए। नहीं कोई मतलब, क्योंकि हम लोग कोई मतलब नहीं बनता। जब हम लोग सोचते हैं एक आंसर आएगा हम उसको परफेक्ट लिख देंगे, ऐसा कोई परफेक्ट वाला उसमें मांगा नहीं जाता है। आपको आता है, आपने उसको प्रेजेंट अपने बेहतर ढंग से कर दिया है और उसमें बेसिक्स जो डिमांड है ना क्वेश्चन की वो आपने फुलफिल कर दी है, देन योर आंसर इज कंप्लीट। नथिंग इज परफेक्ट। कोशिश करो कि सिंपली बस लिख दिया, आपको अच्छा लग रहा है, एक एग्जामिनर को भी अच्छा ही लगेगा, जाहिर सी बात है। आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल सही सी बात है कि यार एग्जामिनर को भी पसंद आएगा। अच्छा, कोचिंग का क्या रोल रहा है, एक बार उस पर भी बात करेंगे। कोचिंग्स का ये रोल रहता है, क्योंकि कोचिंग्स क्या करती हैं, जितने भी टीचर रहते हैं जाहिर सी बात बहुत मेहनत करते हैं, और वो क्या करते हैं ना, जितना भी सिलेबस है उसका पॉइंट टू पॉइंट एक एक करके पॉइंट हर एक चीज़ बताते हैं बहुत डिटेल्ड में।
तो वो क्या एक सिलेबस कंप्लीट कराने का काम करती हैं सारी कोचिंग्स। हाँ। लेकिन आपको कितना पढ़ना है, हो सकता है आपने हिस्ट्री पढ़ लिया हो खुद से, हाँ। हो सकता है आपने पॉलिटी पढ़ लिया हो, लेकिन आपकी नीड क्या है, पहले नंबर में आप अपनी नीड देखिए। हो सकता है आपकी नीड, आप खुद से पढ़ रहे हैं, हो सकता है एक सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर लिया, लेकिन हो सकता है कि इकोनॉमिक्स नहीं समझ में आ रहा है, तो हो सकता है वो किसी कोई आपका दोस्त है वो समझा दे, या कोई इंडिविजुअल मेंटर मिल जाए आपको, पर्सनल कोई मेंटर मिल जाए, कोई टीचर है इंडिविजुअली आपको समझा दे। तो वो एक बेहतर तरीका होता है कि जो आपका एरिया वीक है उस पर काम कर लो, वो ज़्यादा बेहतर होता है। कोचिंग तो ठीक है, बट आप वो जो दूसरा ऑप्शन जो है, हाँ, वो कि एक कोई व्यक्ति हो जो आपको मेंटर कर दे। हाँ, वो एक बेहतर तरीका उसका कितना लाभ मिलता है आपको, मेंटरशिप का कितना लाभ मिला, या आपको इंडिविजुअली गाइडेंस का कितना लाभ मिला कोचिंग के अलावा? जी, मुझे, मेरे लिए तो इंडिविजुअल गाइडेंस ही काम आया, क्योंकि मैंने पढ़ रखी थी चीज़ें, और मुझे क्या होता था कहीं कुछ चीज़ें ही दिक्कत करती, और वो चीज़ें बहुत टफ होती थी। ऐसा लगता था कि यार ये नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें नहीं होंगी। भले मैंने 15 क्वेश्चन अच्छे लिख दिए हैं, 5 क्वेश्चन खराब हो गए तो लगता था यार अब पेपर खराब हो गया। तो वही वाला चीज़ था। लेकिन होता क्या है कि अगर एक क्वेश्चन, एक टॉपिक मुझे अच्छे से नहीं आ रहा है, जैसे जुडिशियल एक्टिविज्म है, तो वो थोड़ा सा क्लिची, थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, लेकिन ऐसा लगता है यार इसको अच्छे से समझ ले, और उसकी वजह से पूरा पॉलिटी का पेपर खराब हो सकता है। लेकिन किसी ने अच्छे से समझा दिया बेसिक्स नॉर्मल भाषा में, और आप उसको नॉर्मली लिख के चले आए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो बूस्ट हो जाता है। हाँ। इंडिविजुअल लेवल पे मेंटरशिप का या पर्सनल गाइडेंस का यही फायदा होता है, वो इंसान ना आपको, आपका जो कोर पॉइंट है, जहाँ वीक पॉइंट है, वहीं पे पिन करेगा, कहेगा ठीक है ये हम आपको समझा देंगे अच्छे से। तो ये काम करने, कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस वो होता है, पूरा गेम है कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सर, पूरा गेम कॉन्फिडेंस का है, पूरा गेम थोड़ा पेशेंस का है, कि अगर आपका पेशेंस होगा तो हो जाएगा। पेशेंस बना के रखना पड़ेगा। हाँ। 6 महीने की तैयारी नहीं है ये, तैयारी 8-9 महीने की नहीं है। हाँ, ये तैयारी 2 साल लगेगा, 1.5 से 2 साल इज एनफ। जिस दिन आप अपने आप को पूरी शिद्दत से 1.5-2 साल दे देंगे ना, उस दिन आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? जी बिल्कुल, 1.5-2 साल की तैयारी इज एनफ। तो और कुछ अगर आप नॉर्मल टिप्स देना चाहें हमारे बच्चों को तो दीजिए, और हम लोग इस सभा को फिर एंड करेंगे। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखें। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर अपने साथ नहीं होंगे तो फिर दूसरा भी आपका साथ नहीं दे पाएगा। तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आसपास ऐसे इंडिविजुअल लेवल पे मेंटर रखें, आप अपने आसपास ऐसे दोस्त रखें जो आपको भले पढ़ाई में ना हेल्प करें, लेकिन कम से कम कुछ बता दें। जैसे मेरे साथ अच्छे दोस्त रहे हैं, मेरे लिए एक ये बहुत अच्छी चीज़ रही है, और इसके साथ मेरे साथ मेंटर भी जुड़े रहे, जैसे आप ही जुड़े रहे मेरे साथ। हाँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ा कि सर हैं, मेरे दोस्त हैं, रोहित हैं, ऋषभ है, और कई भी दोस्त हैं, तो बोलते हैं जब भी मुझे ज़रूरत पड़ा या मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ आया वो मैंने पूछ लिया, या बेसिक्स होता है लाइफ में, कुछ बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो नॉर्मल डिस्कस कर लिया, बात ही कर लिया। तो उससे कई बार एक चीज़ और आता है मेरे पास ऋषभ, बच्चे ना अपनी पढ़ाई से ज्यादा उनका जो फैमिली इशू है उसमें ज्यादा उनको प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और कई बार ऐसा होता है, अभी मैं इंदौर में भी था, तो एक बालिका मुझसे मिलने आई। शी वाज मच टेंस अबाउट हर फैमिली। मैं और कुछ डिस्क्लोज नहीं करूंगा, बट मुझे लगता है कि वो आधे घंटे की एक मीटिंग जहां उसमें को मैंने समझाया, और संजोग से उस समय मैम थी, मेरा पूरा परिवार होली पे गया हुआ था, तो एक लड़की थी, मैंने मैम को बिठाया कि आओ बैठो, और मुझे लगता है कि एक महिला ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड कर पाएगी, और मैम को इसमें महारत हासिल है, तो मुझसे ज्यादा अच्छा मैम ने उसको गाइड किया, और शी वॉज मच हैप्पी। अभी उसका वापस कॉल आया था कि सर आई एम मच हैप्पी एंड माई स्पेशल थैंक्स टू मैम, कि उन्होंने ज्यादा बेहतर समझाया। इसलिए समझाया क्योंकि वो एक महिला जो है, एक महिला से खुल करके बात कर लेगी, क्योंकि मैं भी बड़ा हेजिटेट कर रहा था, मैं सच बताऊं। ठीक है, तो हमने कहा कि ठीक है आप एक बार बात कीजिए। तो एक बार, जो टीचर्स का दायित्व है ना, वो केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, वो आपको आपके लाइफ में बहुत सारा उतार चढ़ाव आएगा। 1.5-2 साल में ऐसा नहीं कि हर दिन एक जैसा नहीं होगा यार, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। उन अप्स एंड डाउन से लड़ना भी हम सिखाते हैं, उन अप्स एंड डाउन्स पे मैनेज करना भी हम सिखाते हैं, और उस पे पढ़ाई आपकी बाधित न हो ये तरीका भी हम सिखाते हैं। ठीक है, हाँ, और कुछ बता दीजिए। और उसके साथ में इसको फॉलो करते रहें। लेकिन वही है, होता है ना कि जब एग्जाम आएगा, प्रीलिम्स आएगा, तो लगेगा यार कुछ नहीं पढ़ा नहीं है, छोड़ देते हैं इस बार एग्जाम। उस टाइम ही खुद को पुश करना है, वही टाइम होता है। जैसे मुझे भी लग रहा था यार मेंस पता नहीं कर पाया हूँ नहीं कर पाया हूँ,
बहुत सारे डाउट्स थे मन के अंदर। एक बात आपको याद है, मैंने क्लास में भी कई बार कहा है कि देखो यार, यूपीएससी का सिलेबस कभी पूरा नहीं होता, सिविल सेवा का सिलेबस पूरा कभी नहीं होगा। आज सिलेक्शन हो गया, इन्होंने आप कहा ना कि मेंस के पहले डर लग रहा था, तो मैं बार बार कहता हूं कि जिस दिन एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचोगे ना, उस समय भी डर लगता रहेगा, गला सूखता रहेगा, लेकिन डर के आगे जीत है उसी समय। क्योंकि मैं पहले से बता चुका हूं, डरोगे जरूर, उस डर को तोड़ना है, उस डर के तिलस्म को तोड़ पाओगे तो सिलेक्शन हर हाल में हो जाएगा। तो उस डर से मत डरिए। एक काम और, मैंने कई बार, आप लोग को याद होगा बैचेस में कई ऐसे बच्चे थे जो प्रीलिम्स छोड़ देते हैं। हाँ। मैं कभी नहीं इसको प्रेफर करता, कोई एग्जाम मत छोड़िए। ये जो छोड़ने की आदत है ना, ये कायरता है, कायरता। लड़िए, एग्जाम दीजिए, कुछ नहीं आता है, ठीक है, आपका -35 नंबर होगा, मुझे कबूल है, लेकिन एग्जाम दे के आइए, एग्जाम दे के आइए। वो 1500 रुपए जो किराया भाड़ा में खर्चा होगा कीजिए, एग्जाम दे के आइए। एग्जाम देना बहुत जरूरी है, एग्जाम देना बहुत जरूरी है। डर सबको लगता है, तो इस डर पे आपने मैनेज कैसे किया डर को? फिर मेरा ये होता था कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने पढ़ा है। हाँ। एक खुद को मैं सेल्फ टॉक में बहुत करता था। अच्छा। हाँ, मेरा ये रहा कि जब भी मुझे ऐसा लगा तो मैंने सेल्फ टॉक किया आखिरी टाइम पे, क्योंकि यही होता है कोई कुछ नहीं कर सकता हाँ। लास्ट टाइम पे। वो आपको खुद ही करना जनरली तो रहता है कोई ना कोई, किसी से बात कर ली, आपसे बात कर ली, दोस्तों हाँ। से बात कर ली, बट लास्ट टाइम पे क्योंकि आप एग्जाम हॉल में अकेले जाओगे। एग्जाम हॉल में अकेले हैं आप, वहां पे तो अकेले योद्धा हैं आप। हाँ, मैं यही वहां कहना आपका कृष्ण आपके साथ नहीं है। और यही बात कि हे अर्जुन उठो, लड़ो और जीत तुम्हारी होगी, इसी बात को गांठ बांध लो, यही बात काम आएगी। बिल्कुल ठीक है, कि उठो, लड़ो और जीत तुम्हारी है। आज ये धुरंधर हैं, ये वो अर्जुन है जो लड़े, अपने डर पे खुद ही काबू पाई, और रिजल्ट आपके सामने है। बहुत अच्छा रैंक, और ये पहला इंटरव्यू होने के बाद बहुत अच्छा रैंक आया है। और आगे मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तो उम्र बचा है, अटेम्प्ट भी बचा है, यूपीएससी जरूर देंगे, ठीक है, और हम लोग हैं साथ में, यूपीएससी भी क्वालिफाई कराएंगे। तो और कोई डाउट अगर आपका होगा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है, या और कुछ आपको कहना है? मैं यही कहूँगा कि कोशिश करते रहिए, क्योंकि यही है सिलेक्शन। आपने अगर कोशिश स्टार्ट किया है तो ये मान के चलिए ख़त्म करना है। यही याद करिए कि पहली बार हमने स्टार्ट क्यों किया था, तो ये मान के चलिए कोशिश करते रहना है और सिलेक्शन लेना है। तो यही मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहिल, आप आए। Thank you. और मुझे लगता है कि ये बातचीत हमारी आपको बहुत फायदेमंद होगी, आप फिर से मोटिवेट होंगे। और हम लोग बाकी भी बहुत सारे, दरअसल मैं अभी लखनऊ में हूं, जब तक तो तक मैं कोशिश करूंगा कुछ और बच्चों से बातचीत हो जाए, तो हम लोग फिर मिलेंगे आपसे और एक और नई कहानी के साथ। साहिल, एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद, थैंक यू, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं आपके उज्जवल भविष्य और मंगल जीवन की कामना करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हम फिर किसी और टॉपर के साथ मिलेंगे, ये कारवां चलता रहेगा। अगली बारी आपकी हो सकती है, इसलिए सब कुछ छोड़ करके ये सोचिए कि आपको पढ़ाने के पीछे आपके माँ बाप ने कितनी मेहनत की है। उससे ज्यादा मेहनत आपको करनी होगी, तब ये सफलता मिलेगी। तो हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर।